गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने लास्ट वाले चैप्टर में आपका गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में से कुछ टॉपिक करा दिए थे। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि आज मैं आपका जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट करा दूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले देखो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो होगा उत्प्लावक बल। ठीक है, तो उत्प्लावक बल क्या होता है प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखो, जैसे कि देखो आपको पता है उत्प्लावक बल के बारे में जानते हैं। देखो उत्प्लावक बल क्या होता है, आपको पता होगा कि किसी भी बर्तन में या ड्राम में, छोड़ो ड्राम में क्या है, कोई जल भरा है। ठीक है, जल भरा है और जब भी क्या है हम इसमें, आपको देखो आपने एक ये भी किया होगा एक्सपेरिमेंट कि जो गिलास है, गिलास को क्या है उल्टा किया इसको। ठीक है, और उल्टा करके जैसे ही हम क्या है उसमें जो द्रव है या पानी में उसको डुबाते हैं, यानी गिलास है हमारा। ठीक है, उसे हम उल्टा करके जैसे ही क्या है पानी में डुबाते हैं तो इसमें क्या है द्रव अंदर नहीं पहुंचता। और ये क्या है, जैसे ही हम इसको डुबाते हैं तो ये भी क्या है, जैसे ही हम छोड़ते हैं ऊपर की ओर आता है, यानी ऊपर की ओर ही तो आता है। आपने तो क्या है एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ऊपर की ओर जाने पर क्या है, ये बल ही तो लगता है, क्योंकि किसी बल के कारण ही तो जाता होगा ऊपर। यानी जब द्रव किसी वस्तु को, ठीक है, ऊपर की ओर या किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, यही बल क्या कहलाता है, हमारा उत्प्लावक बल। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं, जो उसकी डेफिनेशन बनेगी शुद्ध क्या है, कि किसी भी वस्तु को जब द्रव में डुबोया जाता है, ठीक है, तो द्रव द्वारा वस्तु पर जैसा बल लगता है वही क्या कहलाता है, हमारा उत्प्लावक बल। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमने गिलास को द्रव में डुबाया और द्रव में डुबाने पर जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो क्या है एकदम से ऊपर की ओर आके गिरता है। तो ये क्या है कि द्रव द्वारा जो ऊपर की ओर ये बल लगाया गया, यही क्या है, हमारा उत्प्लावक बल। तो प्यारे बच्चों उत्प्लावक बल आपकी समझ में आ गया होगा क्या है। तो चलते हम अपने डेफिनेशन क्या है। देखो उत्प्लावक बल, देख अभी बताया मैंने कि जब किसी वस्तु को पूर्णतः का मतलब होता है पूरी तरह या आंशिक रूप से, और आंशिक रूप से का मतलब होता है आधा या पूरा ना डुबाकर उसे कितना भी भाग डुबो दिया जाए। ठीक है, डुबोया जाता है तो द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर एक बल कार्य करता है। यानी अभी बताया मैंने कि जो द्रव है वस्तु पर ऊपर की ओर एक कार्य करता है। ठीक है, जिसे उत्प्लावक बल कहते हैं। और वस्तु की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होता है उत्प्लावक बल उतना ही अधिक होता है। देखो इसका क्या मतलब है आगे, कि वस्तु का जो क्षेत्रफल है जितना अधिक होगा और उत्प्लावक बल उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब है कि एक तो हमने चौड़ी वस्तु डुबोई, तो जब हम चौड़ी वस्तु को डुबोते हैं तो क्या है, वह डुबाने पर ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। और जब ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा दाब होगी। और सिंपल सी बात है, देखो देखो एक तो है हमारी सुई, ठीक है, एक है हमारा लकड़ी का गुटका। जब हम द्रव को क्या है, द्रव में एक सुई को ऊपर से गिराते हैं तो क्या है, सुई तो तेजी के साथ उसमें नीचे चली जाती है, क्योंकि आगे से क्या है वह नुकीली है और उसका क्षेत्रफल भी कम है। ठीक है, और दूसरी बात, जो हमारी चौड़ी वस्तु है जैसे ही हम इसमें क्या है द्रव में गिराते हैं तो क्या है वो एकदम से नहीं डूबती। पहले क्या है कुछ पानी चारों तरफ बखेरती है, पानी बखेरने के बाद फिर धीरे धीरे जिब जाती है। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, यही इस लाइन का मतलब है कि वस्तु की सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उत्प्लावक बल उतना ही अधिक होगा, क्योंकि द्रव द्वारा चौड़ी वस्तु पर उतना ही ज़्यादा बल लगाया जाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात यह है कि घनत्व अधिक वाले द्रव में उत्प्लावक बल भी अधिक होगा। दूसरी बात क्या है कि जिस द्रव का घनत्व का मतलब है यदि वो गाढ़ा है कितना भी है, ठीक है, यानी कि घनत्व जितना अधिक होगा तो जो हमारा उत्प्लावक बल है वो भी उतना ही अधिक होगा। क्योंकि देखो
क्योंकि यदि हमने क्या है अधिक घनत्व वाले द्रव में किसी वस्तु को डुबाते हैं, ठीक है, तो क्या है उत्प्लावक बल अधिक हो जाता है। और सबसे पहली बात जो एक घनत्व आया है, घनत्व क्या होता है? देखो घनत्व ये होता है कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में जितना भी द्रव्यमान उपस्थित होता है, ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। एक बार और देखो कि किसी वस्तु के एकांक आयतन में, यानी v का मान तो करते 1, तो जो हमारा जितना भी द्रव्यमान होगा वही क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। और घनत्व की कुछ निर्भरता भी है हमारी, क्या है कि द्रव में डुबोई गई वस्तु का आकार या आयतन पर तथा द्रव के घनत्व पर। यानी कि जो हमारा उत्प्लावक बल है ये किस किस पर निर्भर करता है? द्रव में डुबोई गई वस्तु के आकार या आयतन पर तथा द्रव के घनत्व पर। तो प्यारे बच्चों ये इसकी निर्भरता हो गई, आपको सिर्फ याद नहीं करना है। तो इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले इस नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो वस्तु का भार होता है वो कितना होता है? mg होता है, बताया था मैंने। अब क्या है जो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर क्या है? उत्प्लावक बल कार्य करता है। और यही उत्प्लावक बल क्या है? वस्तु के भार के बराबर होता है। तो आइए प्यारे बच्चे समझ गए होंगे क्या बताया मैंने कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव में डुबोने पर जो वस्तु पर उत्प्लावक बल कार्य करता है वह इसके भार के बराबर होता है, यानी उत्प्लावक बल भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता लग गया प्यारे बच्चों, तो ये है। तो एक बार लिख दे, इस नियम के अनुसार क्या है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर लगने वाला, ठीक है प्यारे बच्चों, उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको पता लग गया, वस्तु के भार के बराबर नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है जो वस्तु द्वारा जितना भी द्रव विस्थापित होता है, ठीक है, उस द्रव के भार के बराबर होता है। तो उत्प्लावक बल वस्तु द्वारा, देखो ये यहाँ पे कटिंग कर दो थोड़ी सी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या है थोड़ी सी कटिंग कर दो, वो और अच्छी रहेगी लाइन, ठीक है। तो उत्प्लावक बल वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप। अब देखो क्या है इस नियम के अनुसार, यानी इसे ऐसे लिखते हैं हम कि वस्तु का या वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल किसके बराबर होता है? विस्थापित द्रव के भार के, यानी जितना भी द्रव क्या है विस्थापित होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ
प्रयोग करते हैं इसके। अब आर्किमिडीज सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग भी है। क्या है? आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके क्या है? निम्नलिखित अनुप्रयोग है। तो इसके निम्नलिखित अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग क्या है प्यारे बच्चों? सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है? ये है जहाज तथा पनडुब्बी, ठीक है, का जल में तैरना। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि जहाज हमारा बहुत बड़ा होता है और जैसे ही वो जल में क्या है तैरता है तो उसका जो क्या है, उसका द्रव द्वारा जो जहाज पर बल लगेगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? वो जितना भी अपना द्रव विस्थापित करता है। ठीक है, विस्थापित का मतलब है कि वो द्रव में थोड़ा बहुत डूबकर उस द्रव को अलग कर देता है, उस द्रव के बराबर ही होता है। ठीक है, नंबर 2 क्या होगा हमारा ये? यानी एक हमारा यंत्र होता है जिससे हम द्रवों का घनत्व ज्ञात करते हैं। यानी द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोमीटर। नंबर 3 है दूध की शुद्धता, ठीक है प्यारे बच्चों, मापने हेतु लैक्टोमीटर। यानी लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है जिससे दूध की क्या है, दूध की शुद्धता को नापते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा नया टॉपिक घनत्व। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या आता है हमारा टॉपिक? घनत्व। तो घनत्व मैंने बताया था आपको, क्या बताया था देखो अभी, कि एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु का द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। इसे डी या कहीं कहीं पर क्या है, रो, इसको रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो घनत्व का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम प्रति, बटे को हम प्रति बोलते हैं, और आयतन का मात्रक होता है मीटर की क्यूब। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद में या हम ये भी कह सकते हैं, ये तो होगा इसका जो दूसरा, ये तो होगा एसआई मात्रक, और इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है सीरीज पद्धति में? ये तुम 11th में पढ़ोगे, ये होता है सेंटीमीटर वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, होता है। तो इसके बाद में है हमारी घनत्व की विशेषताएं। प्यारे बच्चों देखो घनत्व की विशेषताएं। यानी कि जो विशेषताएं है इसकी, सबसे पहली जो विशेषताएं है वो क्या है? ये है कि जो घनत्व है हमारी पदार्थ की शुद्धता तय करता है। ठीक है हमारे बच्चों। और नंबर 2 क्या है कि ये पदार्थ का जो घनत्व है ताप तथा दाब पर निर्भर करता है। यानी पदार्थ का घनत्व ताप व दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, बस हम इसमें
और ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। अब आता है हमारा टॉपिक आपेक्षिक घनत्व। तो प्यारे बच्चों, आपेक्षिक घनत्व देखो क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व ये होता है प्यारे बच्चों, यानी कि पदार्थ का घनत्व तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। प्यारे बच्चों देखो, ये मैंने लिखा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस होता है ताप, ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपेक्षिक घनत्व कहलाता है, पता लग गया सभी को। अब जो उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपेक्षिक घनत्व बराबर, ठीक है, क्या होता है, पदार्थ का घनत्व और बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसी में ही क्या करना है नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, क्योंकि हमारी जो थ्योरी पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखो न्यूमेरिकल पर चलते हैं। देखो, 1-2 मीटर क्षेत्रफल वाली वस्तु पर 200 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो क्या है, दाब की गणना कीजिए। तो सबसे पहले देखो, जो न्यूमेरिकल में दे रखा होता है उसको नोट डाउन करो। तो देखो, हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है, एक तो 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, यानी ए बराबर कितना दे दिया हमें, 2 मीटर स्क्वायर, और जो बल दिया है एफ बराबर कितना दिया है हमें, 200 न्यूटन, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, पी, दाब पूछ रहा है। और सभी को पता है कि जो दाब बराबर होता है पी बराबर क्या होता है, एफ अपॉन ए होता है, क्योंकि बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, यही तो होता है। अब यहाँ से ये बताओ, जब हमें एफ की वैल्यू भी पता है हमें कितनी है, 200, और ए की वैल्यू है 2, तो इसे काटेंगे कितना आ जाएगा, 100, और इसका मात्रक क्या बताया था मैंने, दाब का मात्रा पास्कल। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चलते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ये है पेज नंबर 314 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें दे रखे हैं प्यारे बच्चों। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। वो क्या है, पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब है, ठीक है। यदि सोने का घनत्व 19,320 किलोग्राम प्रति मीटर की क्यूब हो, तो इसने कहा है कि सोने का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपेक्षिक घनत्व अभी बताया था मैंने, क्या है कि जो हमारा सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, जो हमारा क्या है, आपेक्षिक घनत्व होता है, वो क्या होता है, यानी वस्तु का घनत्व, ठीक है, और अपोन में क्या होता है, पानी या जल का घनत्व। फॉर्मूला लिखवाया था ये। तो यहाँ से जो हमसे किसका पूछा है, हमसे सोने का ही तो पूछा है, सोने का ठीक है मेरे बच्चों, हमसे सोने का ही तो आपेक्षिक घनत्व पूछा है। और इसने जो सोने का जो घनत्व दिया है, सोना वस्तु है 19,320 दिया है, अपोन में पानी का घनत्व कितना दिया है, 1000। देखो, वैसे भी पानी का जो घनत्व होता है वो 1000 ही होता है। अब 0 से 0 कट गई, अब जो 2 0 है तो इसका मतलब 2 अंक पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 19.32। या जब तुम 100 से 1932 को डिवाइड कर रहे हो तो इतना ही मिलता है। और आपेक्षिक एक बात हो रही है कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता।
यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर होगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ को। तो प्यारे बच्चों हमारा जो न्यूमेरिकल है 7वां क्वेश्चन नंबर ये है कि किसी 100 ग्राम द्रव्यमान की, यानी सबसे पहले जो दे रखा है वो लिखो, यानी द्रव्यमान दे दिया, इनकी वैल्यू कितनी, 100 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु का आयतन, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, तो कितना दे दिया हमें, 20 सेंटीमीटर की क्यूब। तो घनत्व की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है इसने, घनत्व पूछा है, यानी d से प्रदर्शित कर दो। d बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है। अब जो देखो d बराबर m तो दिया है हमें 100 ग्राम और ये दिया है 20, तो 20 पंजे 100, तो 20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब। इसके बाद में इसने कहा यदि पानी का घनत्व, ठीक है, कितना हो, पानी का घनत्व इतना हो 1 किलो, यदि पानी का जो घनत्व है, इसने क्या दे दिया हमें, पानी का घनत्व कितना दे दिया हमें, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। ठीक है, तो इसने कहा कि जो वस्तु है वो पानी में डूब जाएगी या नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको बताते हैं, जब किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या है, वस्तु पानी में डूब जाती है। ठीक है, यानी कि कंडीशन भी लिख देते हैं, तो क्या लिख देंगे, चूंकि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसलिए वस्तु पानी में डूब जाएगी। ठीक है, तो आपको नोट पॉइंट लिखवा देते हैं लास्ट में, क्या है कि यदि जो पानी का घनत्व है, ठीक है, पानी का घनत्व ज़्यादा है वस्तु के घनत्व से, तो इस स्थिति में क्या है, वस्तु तैरेगी। ठीक है, यानी कि ये इस स्थिति में क्या है, ये आंशिक रूप से आंशिक रूप से या पूरी तरह, ठीक है, ये हो गया, यानी वस्तु तैरेगी इस कंडीशन में, यानी वो डूब जाएगी, कहने का मतलब ये है। और यदि पानी का जो घनत्व है, यानी सेम है, पानी का घनत्व यदि बराबर है वस्तु के घनत्व से, तो ये क्या है, इस स्थिति में क्या है, वस्तु, इसमें तो देखो पूरी तरह से डूब जाएगी। ठीक है, और इस स्थिति में जो है वस्तु पूरी तरह मतलब आंशिक रूप से इस तरह क्या है, जो वस्तु है द्रव की सतह के बराबर डूब जाएगी। सतह के बराबर का मतलब है कि वस्तु का जो सरफेस है वस्तु के सरफेस से मिलता रहेगा। और यदि जो हमारा वस्तु का घनत्व है पानी के घनत्व से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या है, वस्तु पूरी तरह डूब जाएगी। ठीक है, ये क्या लिख रहा है, पूरी तरह डूब जाएगी। तो प्यारे बच्चे समझ गए होंगे क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद में मैं आपको क्या है, ग्रुप में क्वेश्चन डाल दूंगा और वो क्वेश्चन आपको क्या है, सोल्व करने हैं। उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 ही रह रहा है 8वां, तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करके देखना है। ठीक है, और साथ साथ आपको मैं एग्जाम्पल भी क्या है, एक पेज पर लिख कर सेंड करूँगा, वे भी आपको सोल्व करने हैं और फेयर में करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई